यानों के विकास क्रम में, यानों के विकास क्रम में, ठीक है। और दूसरी उपलब्धि बांट रहे हैं उपग्रहों के विकास क्रम में, उपग्रहों की स्थापना के संबंध में। क्लियर? अच्छा, उपग्रह वो होंगे जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, यही ना कहते हैं। अच्छा, उपग्रह तो जब भी होगा, जब भी उपग्रह स्थापित होगा तो उसकी उपयोगिता के आधार पर उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। जब भी उपग्रह स्थापित होगा तो ये कॉमन चीजें हैं कि हमारे लिए वो क्या उपयोगी है, नहीं। अच्छा, जब भी उसकी उपयोगिता होगी, हमको पृथ्वी का अवलोकन करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए सबसे ऊपरी कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर देंगे, संभव नहीं है। ठीक है, हमें है जो संचार उपग्रह, हमको संचार व्यवस्था स्थापित करनी है, हमको मौसम का जानकारी लेना है, नहीं, हमको रिसर्च करना है। तो ऐसा तो नहीं कि रिसर्च करने के लिए आप पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाते रहिएगा। आपको दूसरे ग्रहों के रिसर्च करने के लिए आपको कक्षा से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि 36,000 किलोमीटर से आपको बाहर जाना पड़ेगा। तर्क तो यही ना है। इसीलिए उपग्रहों की जो स्थापना होती है उसकी उपयोगिता के आधार पर होती है, उपयोगिता के आधार पर होती है उपग्रहों की स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, जब भी उपयोगिता का, तो कौन कौन सी उपयोगिता हो सकती है, प्रश्न एक तो मन में आता है ना कि आप जो बांट रहे तो किस आधार पर, तो कौन कौन सी। तो मैं पहला एक कहता हूं कि पृथ्वी के अवलोकन के रूप में, पृथ्वी के अवलोकन के रूप में, जिसको आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। पहला तो ये उपयोगिता हो गया। अच्छा, पृथ्वी का अवलोकन होगा तो क्या हो सकता है पृथ्वी का अवलोकन, ये तो अलग अलग कार्य होगा ना। तो हो सकता है कि पृथ्वी के अवलोकन में आपको मौसम की जानकारी लेना हो, सिर्फ मौसमी जानकारी ही लेना हो, सिर्फ मौसमी जान भाई, अलग अलग, इसमें भी पृथ्वी के अवलोकन में भी अलग अलग न कार्य होगा, नहीं, इसमें भी अलग अलग कार्य होंगे। क्लियर? तो आपको तो या तो सिर्फ मौसम की जानकारी लेना हो सकता है सिर्फ वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना की जानकारी लेना हो, और वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ इसके बारे में जानना हो, नहीं। या हो सकता है कि पृथ्वी का हलचल, पृथ्वी में किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा हो, किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा हो, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी हो। निसार कार्यक्रम इसी के लिए लाया गया था, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर राडार, नहीं। या आपको हो सकता है कि आपको खनिज संसाधन की खोज करनी हो, नहीं, ये भी तो हो सकता है कि खनिज संसाधन की खोज करने के लिए आप इसका उपयोग करना चाहते हो। या हो सकता है ना कि आप भारत में सुरक्षा व्यवस्था, सीमाई सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कि आप, हो सकता है कि आप टोही के रूप में प्रयोग करना चाहते हो। टोही का मतलब होता है खोज करना, यानी कि आप निगरानी रखना, ठीक है। तो सीमाई सुरक्षा की निगरानी रखने में इसका प्रयोग किया जा सकता हो, नहीं। या हो सकता है कि आप अन्य खनिज संसाधन के साथ साथ पर्यावरण के संबंध में भी जानकारी इकट्ठा, वनों का सर्वेक्षण करने में प्रयोग करना हो। देखिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों में जो वन रिपोर्ट जारी होती है वो रीसेट के माध्यम से ही तो जारी होती है। और रीसेट क्या है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्लियर? तो ऐसे कई कार्यों के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा, कई कार्यों के लिए। तो आप जब पृथ्वी के अवलोकन के लिए करेंगे पृथ्वी के रूप में, तो हम उसे आमतौर पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। और हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके पहले रीसेट श्रृंखला के उपग्रह, कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रह, अब इन उपग्रहों को ईओएस के नाम से भेजा जाता है। EOS-1, EOS-2, नहीं। तो इसका काम होगा
इन रूपों में कार्य करना। हो सकता है ना कि आपके कृषि आपदा प्रबंधन में आप इसका प्रयोग कर रहे हो सकता है कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हो। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतरिक्ष आधारित ही तो है, सैटेलाइट बेस्ड ही तो है, और जिसमें किसी किसान को यदि नुकसान हो जाता है तो उसके नुकसान को भरपाई करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जुड़ा हुआ है, तो कितने लैटिट्यूड पर है, कितने लॉन्गिट्यूड पर है, कहां पर नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए कहीं किसी व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ वह किसके आधार पर, तो अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों के आधार पर वह इसकी उसको तुरंत है जो पीएमएफवाई के तहत उसको है जो पेमेंट आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक ऐसा स्थिति है कि इसके माध्यम से आप कितने सारे कार्यों का संचालन कर रहे हैं। नहीं, चक्रवात मौसम की जानकारी, अच्छा मौसम की जानकारी इकट्ठा करना हो तो देखिए तो ओशियन सेट जो है महासागरों के साथ साथ एक इसमें और आएगा, महासागरों की स्थिति को भी पता करना हो, महासागरों का अध्ययन करना हो, तो इसके लिए मौसम के लिए मेगाट्रॉपिक्स का प्रयोग किया जा रहा है उपग्रह का। ओशियन सेट का प्रयोग महासागरों के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। टोही के लिए, खनिज टोही के लिए आपको रीसेट और कार्टोसैट का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, और किसी भी हलचल के लिए निसार का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, इसलिए आप समझिए कि उपग्रह सिर्फ इसलिए स्थापित नहीं है, तो निचली कक्षा में कौन से उपग्रह क्या लाभ करेगा, तो यह उपग्रह काम करेगा इन कामों में। ठीक है, आप देखिएगा इसके संरक्षण तो रीसेट। अच्छा, ये जितने भी उपग्रह होते हैं निचली कक्षा वाले, इसको आईआरएस के भी नाम से जानते हैं। इसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा, ईओएस उपग्रह जो होंगे वो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और पृथ्वी अवलोकन रिमोट सेंसिंग उपग्रह उसको कहते हैं जो वेव्स पर कार्य करता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है। तो कौन से तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है, क्लियर? तो जो माइक्रोवेव जो तरंग है, विजिबल और आईआर जो तरंग है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो है क्या, तो एक्चुअल, अच्छा ये जितने भी उपग्रह जो आपको दिख रहे हैं, ये जो पृथ्वी अवलोकन, तो कहां स्थापित होंगे, निचली कक्षा में। इन उपग्रहों को कहां स्थापित कीजिएगा, निचली कक्षा। ऊपर तो आप लेकर के जा नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। ऊपर से फोटो कैसे खींचेगा वो। आपको कार्टोसैट उपग्रह की विशेषता यह है कि इसमें इतना बेस्ट कैमरा लगा हुआ है, इतना प्रभावी कैमरा लगा हुआ है कार्टोसैट उपग्रह में, क्लियर, कि इससे 9 इंच तक के 9.84 इंच 9.84 इंच, एक फुटबॉल के आकार का, इतना ही मान के चलते हैं नहीं, तो 9.84 इंच तक के इमेज को क्लियर दिखा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसको कहां स्थापित, जीटीओ में तो स्थापित करेंगे नहीं, तो नीचे रहेगा तभी ना स्थापित करेंगे। इसलिए इन सारे उपग्रहों को लियो में स्थापित कर। अच्छा, लियो में भी तरीका है ऐसा। लियो की जो दूरी होती है वह दूरी 100 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक होती है, और उसको चलने के लिए एनर्जी ना चाहिए। ठीक है, बैटरी का संचालन एनर्जी ना चाहिए, तो इसीलिए लियो में जो स्थापित किया जाता है, या अच्छा लियो की जो दूरी कितना मैंने बोला, 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, और इसमें से 600 से 800 किलोमीटर वाली स्थिति को बोला जाता है एसएसओ,
यहीं पर स्थापित है, ज्यादातर उपग्रह यहीं स्थापित रहते हैं, ज्यादातर उपग्रह। क्यों में स्थापित उपग्रह काम क्या करेगा? तो ये सारे काम करेंगे। क्लियर? और देखिए, अब आता है, तो मैंने कहा रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। काम कैसे करेगा रिमोट सेंसिंग? हो सकता मौसम खराब हो जाएगा तब क्या होगा? बादल पूरा घिरा हुआ है तब क्या होगा? नहीं। अच्छा, लियो में जितने भी उपग्रह स्थापित होते हैं, इसको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि इसका परिक्रमण काल ऊपर वाले सैटेलाइट का परिक्रमण काल से अधिक होगा, कम होगा, सॉरी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे परिक्रमण काल बढ़ता ना जाएगा, तो लियो का परिक्रमण काल ऊपर वाले जीटीओ और मियो की अपेक्षा कम होगा। ठीक है? और यह ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाएगा ऐसे करके। जब ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। ठीक है? 80 से 130 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। क्लियर? यही कारण आप देखेंगे, आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु। अब परमाणु मूवी में जब भारत ने 98 में परीक्षण किया था, और अच्छा, भारत का 98 का परीक्षण इसलिए नहीं था कि भारत ने इतना बड़ा ताकतवर परीक्षण कर लिया। भारत का परीक्षण इसलिए भी यूनिक था 98 वाला, कि दुनिया का सबसे बड़ा टोही विमान, टोही जो उपग्रह है अमेरिका का, वो नहीं पता कर पाया। क्यों नहीं पता कर पाया? इसके पीछे तर्क है कि जितने भी टोही विमान, टोही उपग्रह स्थापित होंगे, वो निचली कक्षा में स्थापित होंगे। ध्यान रखिएगा। और निचली कक्षा में जो उपग्रह स्थापित होंगे, सैटेलाइट जो होगा, तो पोलर सैटेलाइट है। यानी कि एक निश्चित 82.5 डिग्री, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में भारत के केंद्र पर एक ही समय आएगा, उसके बाद फिर वो घूमता हुआ कोई और आएगा। तो इतना बीच का गैप है कि नहीं है, जो यहां से आया और यहां से गया। तो ये जो आया और गया के बीच में जो गैप है टाइमिंग का, इसी टाइमिंग में भारत ने अपने सारे कार्यक्रम कर दिए थे। और सो टोही विमान को पता, टोही उपग्रह को पता ही नहीं चला कि यहां चल क्या रहा है। क्लियर? आप परमाणु, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। परमाणु मूवी देखिएगा, उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। क्लियर? यानी कि आपको उस, क्यों? क्योंकि ये लियो में स्थापित है। ठीक है? अच्छा, लियो में जितने भी, मैंने कहा ना कि लियो वाले स्थापित उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। तो किस पर काम करता है? तो यह काम करता है वेव्स पर। कौन से वेव्स पर? ईएमडब्ल्यू के वेव्स पर। ईएमडब्ल्यू के वेव्स पर। ठीक है? अच्छा, ईएमडब्ल्यू क्या है? तो यह निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। ध्यान रखिएगा, ईएमडब्ल्यू की विशेषता है कि यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि वहां कोई माध्यम नहीं होगा। कोई माध्यम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस मतलब वायुमंडल, कोई माध्यम नहीं होगा। तो अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल है ही नहीं, वहां भी चल सकता है। और साथ ही निर्वात में चलने के साथ साथ यह माध्यम में भी चल सकता है। तभी तो आपको तरंग, तभी तो आप मोबाइल पे बात कर पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो मोबाइल पर बात कहां से कर पाते? क्योंकि मोबाइल रेडियो वेव्स पर काम करता है। मोबाइल को चलने के लिए, रेडियो को सुनने के लिए, टीवी को देखने के लिए और सुनने के लिए आपको तरंग डिपेंड करता है। वो तरंग कौन सा है? तो रेडियो वेव्स है। क्लियर? आई
IRS वाले में, रिमोट सेंसिंग वाले में जिस तरंग का प्रयोग होता है, यहां ध्यान रखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं, पहला तरंग है गामा, दूसरा तरंग है एक्स, तीसरा तरंग है यूवी, चौथा तरंग है विजिबल, ठीक है, पांचवा तरंग है IR, छठा तरंग है माइक्रो, और सातवां तरंग है रेडियो। ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसका जैसे से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वेवलेंथ, और जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो आवृत्ति अपने आप घटेगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में। क्लियर? तो यहां वेवलेंथ बढ़ेगा, इसमें जिस उपग्रह का प्रयोग होता है, जिस वेव्स का प्रयोग होता है, वो EMW है। और EMW में सारे का प्रयोग नहीं होगा, तीन ही का प्रयोग होता है, इन्हीं तीन का, विजुअल, IR और माइक्रो। क्लियर? इसी तीन का प्रयोग होता है। इसलिए तरंग के प्रयोग के आधार पर, तरंग के प्रयोग के आधार पर रिमोट सेंसिंग उपग्रह को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटते हैं सक्रिय, और दूसरा भाग बांटते हैं निष्क्रिय। एक्टिव और पैसिव। क्लियर? अच्छा, ये कैसे काम करेगा? तो ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत कहता है कि जब तरंग आएगी, या अच्छा, लाइट भी तो एक प्रकार का वेव्स है, लाइट वेव्स है, ठीक है, प्रकाश तरंग इसको बोलते हैं। जब फोटॉन्स आएगा तो पृथ्वी से टकराएगा और टकरा करके बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो तरंग आई है EMW, अब पृथ्वी से टकराई है, इसी जो टकरा करके बाहर जो निकलेगा ना, ठीक है, इसी तरंग को कैच करेगा, इसी तरंग को IRS कैच करता है। IRS का मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्लियर? अब इसी तरंग को कैच करेगा, तो इसको हम, अगर हम इसको माने, और ये वायुमंडल वाला क्षेत्र माने, तो जैसे अगर ये तरंग आ रहा है, ठीक है, ये तरंग आ रहा है, चाहे IR हो, चाहे विजुअल हो, चाहे माइक्रो हो, ये सारे तरंग टकराएगा और टकरा करके वापस चला जाएगा। ये जो टकरा करके गया ना, यहीं पर इसको IRS कैच करता है। नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता मौसम खराब होता, नहीं, ठीक है, तो उसमें सार का प्रयोग किया जाता है। सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर राडार। किसी भी मौसम में यह राडार है, राडार है, और राडार वेव्स को पकड़ता है। क्लियर? अब यह सिंथेटिक अपर्चर राडार का मतलब है किसी भी मौसम में काम कर सकता है, काम करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एकदम साफ मौसम में चाहिए, रात में भी काम करेगा, दिन में भी काम करेगा। जस्ट लाइक एज ए फ्लैश लाइट वाली कैमरा, जस्ट लाइक एज ए कैमरा। अभी आप फोटो खींचे तो कैमरे से, फ्लैश लाइट की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से खींच जा रहा है क्योंकि लाइट आपके पास प्रॉपर है। लेकिन जैसे अंधेरे में खींचिए तो अब फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ती है। अब फ्लैश लाइट लगाते तो रेज निकला और रेज टकराएगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रेज गया, रेज टकरा करके आया, उसी को न कैच करता है फ्लैश लाइट कैमरे में। यह क्या करता है कि यदि मौसम खराब हो तो खुद ही वेव्स निकाल देता है और उसी वेव्स को यह पकड़ता है। जैसे कैमरा खुद ही लाइट निकाल देता है और उसी लाइट को पकड़ता है, ठीक सार की स्थिति भी यही है। यह खुद ही लाइट निकालता है और खुद ही पकड़ लेता है, किसी भी मौसम में काम करता है। इसे निसार में भी सार का प्रयोग है। आप पृथ्वी में होने वाले किसी भी हलचल को पकड़ सकता है।
नहीं, ये हो गया तो सार का प्रयोग होता है इस आधार पर, यानी कि तरंग के प्रयोग के आधार पर हम आईआरएस को यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। एक कहते हैं सक्रिय एक्टिव और एक भाग कहते हैं सक्रिय वाले भाग में माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव्स का ये वाला क्लियर। और निष्क्रिय वाले भाग में माइक्रोवेव्स का नहीं, निष्क्रिय वाले भाग में आई आर और विजुअल रेज का प्रयोग होता है, यानी कि अवरक्त किरण और दृश्य किरण का प्रयोग होता है, दृश्य प्रकाश का। क्लियर। इस वाले पार्ट में रीसेट जो आप देखेंगे ना, रीसेट वाले उपग्रह वो ये वाला है, ए सॉरी ये वाला है। और ये वाला जो सैटेलाइट देखेंगे ओशियन सैटेलाइट, मेगाट्रॉपिक, सब ये वाला है। क्लियर। इसी सिद्धांत पर आईआरएस काम करता है। अच्छा, जाएगी वेव, जाएगा टकराएगा वापस आएगा, उसको कैच करेगा, तब जाकर के इमेज का निर्माण करेगा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और उस जानकारी, वो जो डाटा आया है उस डाटा का फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा और अलग अलग मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। खनिज मंत्रालय को, खनन मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को। इसमें भारत सरकार ने भुवन का निर्माण किया है। भुवन, भुवन एक प्रकार का एक सर्च इंजन है जो भारत सरकार के सारे डाटा को, हाँ कितना पानी कमा है, कहां पानी का स्तर बढ़ा है, कहां खनिज है, वन कहां है, ये सारे पूरे भारत के रिपोर्ट को भुवन वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्लियर। और यह डाटा सारे मंत्रालय तक जाता है, जो डीओएस मंत्रालय के तहत, डीओएस के तहत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग के तहत इस डाटा का एनालिसिस होता है। और क्योंकि मंत्रालय तो इसी पर ना काम करता है, तभी तो आप सुनते होंगे इतना बढ़ा है, इतना घटा है। जो रिपोर्ट आती है कहां से आती है रिपोर्ट? कि आपका नहीं सुनते हैं कि पर्यावरण का है जो रिपोर्ट है, जो वन वन क्षेत्र बढ़ गया है। अभी हाल ही में जो पर्यावरण 2023 का आया, ये 2021 वाला, क्या प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, तो आपका बांका वाला बढ़ा है ना, बांका में बढ़ा है ना, कि बांका में है जो वन क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन कैमूर में घटा है। ऐसे भी जहां ज्यादा रहेगा वहां घटेगा, जहां कम रहेगा वहां बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्लियर। यह रिपोर्ट जो आती है इसी पर आती है। जैसे नेट नहीं चल रहा है क्या? बंद है क्या? ऑन है तो फिर क्यों नहीं चल रहा? नॉट अवेलेबल बता रहा है। बुलाना उससे बुलाना, सिकेश को, उधर से आवाज देना। नेट नहीं चल रहा है क्या? देखो तो। हम्म?
नहीं चल रहा है। हम्म, देखिए तो काम कर रहा है तो यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ सिर्फ रिफ्रेश कर। अब नहीं कर रहा। हम्म, काम नहीं कर रहा। देखिए क्लियर, काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो भुवन को आप जब सर्च कीजिएगा, अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। देखिए भुवन को, निकालिए मोबाइल। क्लियर। अच्छा मोबाइल उसमें देखिए भुवन सर्च कीजिए, और उसमें देखिएगा कि सारा का सारा डाटा है। एग्रीकल्चर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा। मेन साइट पे जाइए भुवन के, है ना। अब देखिए तो उसमें दिख रहा है ना सारा कुछ। भुवन 2D 3D में भी आप देख सकते हैं, और इसमें सारा डाटा होगा जी आपका, सबका। देखो नीचे फॉरेस्ट्री का है, ई कॉमर्स का है, ठीक है। सारा डाटा अवेलेबल है। वो कहां से आता है ये डाटा, तो वो आता है यहां से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा भारत में हाल के दिनों में ये देखिएगा कि सुरक्षा, अच्छा इसका सुरक्षा प्रबंधन में व्यापक प्रयोग होगा, क्योंकि ये थर्मल इमेजिंग, आपके बॉर्डर को कोई क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा, ये थर्मल इमेज भेजता है। कई बार आपको, आपका हाल के दिनों में भारत में आप देखिएगा कि आतंकवादी घटना है, जो आतंकवादी को आने से पहले ही मार दिया जा रहा है। नहीं, उसके पीछे रीजंस क्या है कि पूरा टोही विमान, टोही उपग्रह, ठीक है, जो आपका कार्य कर रहा है इस संबंध में, और जैसे ही भारत की सीमा में घुसता है उसका थर्मल इमेज बनाता है कि इस क्षेत्र से ये व्यक्ति या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है गलत तरीके से। सेना सक्रिय हो जाती है। क्लियर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और याद कीजिएगा डिजिटल ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसका बड़ा योगदान था, ठीक है। और भारत ने इमेज लेने के लिए इसका जबरदस्त प्रयोग किया था सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, ठीक है। इसीलिए आप इसके इसकी भूमिका को देखिएगा, पृथ्वी अवलोकन। और अगर इसी टॉपिक को अगर इस तरीके से दे दे ऐसे के रूप में, इसरो तथा आत्मनिर्भर भारत, इसरो तथा सुरक्षा प्रबंध, नहीं, आपको सुरक्षा व्यवस्था, तो आपको इसी की चर्चा करनी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में से आगे भी चलेगा, लेकिन उसमें एक टॉपिक ईओएस भी रहेगा। अब क्लियर, समझ में आ गया। तब पहला तो इसरो का, यानी कि उपयोगिता के आधार पर पहले पार्ट को हमने कवर कर लिया। लिखिए इस संबंध में, भुवन में सारा कुछ, तुम अपना घर भी देखो, तुम सर्च करो और देखो कि घर पे कोई कहीं कोई कूद फान तो नहीं रहा है ना, कि घर के बगल वाला तालाब में कोई मछली तो नहीं मार रहा। लिखिए पहला, उपयोगिता के आधार पर उपग्रहों को
विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। ठीक है, आप उपयोगिता, तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं अलग अलग। तो अगर मैं इसे पहले बांटूं, उपग्रहों को उपयोगिता के आधार पर, लिखाने से पहले उपग्रहों को उसके उपयोगिता के आधार पर यदि मैं इसको डायमेंशंस बनाऊं कि कौन से क्षेत्र में, तब पहला प्रयोग होगा ईओएस के रूप में, पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह के रूप में पहला प्रयोग। दूसरा होगा नेविगेशंस के रूप में। और याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, बनेंगे ही बनेंगे, चाहे ऐसे में बने चाहे उसमें बने, बनेगा ही बनेगा। क्लियर। तीसरा आपसे पूछा जाएगा अनुसंधान के रूप में। चौथा जो आपसे बनता है वो संचार उपग्रह के रूप में। ध्यान रखिएगा, इसलिए हम उपग्रहों को चार, मेनली रूप से चार ही है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं इसी को अलग अलग तौर पे बांट दूं, आपको मतलब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूल जाए कि ये है, और इसी को मैं बोल दूं सामाजिक सशक्तिकरण में स्पेस साइंस की भूमिका, नहीं, आपदा प्रबंधन में स्पेस साइंस की भूमिका, इसरो की हम भूमिका बोल रहे हैं। आपसे बोल दूं नहीं, संचार क्रांति में इसरो की भूमिका, तो स्वरूप बदल जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण में इसरो की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसरो की भूमिका, कई रूपों में ना क्वेश्चंस बन सकता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा ना बंधु, सभी में जो भी मैंने शब्द बाद में बोला है, चाहे वह शब्द मैंने सामाजिक बोला हो, सामाजिक विकास में इसरो की भूमिका, आर्थिक सशक्तिकरण में इसरो की भूमिका, आपदा प्रबंधन में इसरो की भूमिका, नहीं आपका आत्मनिर्भर भारत में इसरो की भूमिका, ध्यान रखिएगा, ऐसे के रूप में यहीं से आएगा, यहीं से आएगा ऐसे के रूप में, लेकिन सारा खेल इसका होगा, सारा खेल इसका होगा। मंगलयान तक तो हम पहुंच गए, लेकिन आज भी एचडीआई में स्थान हमारा स्थिति खराब है। अब इस पर चर्चा करो। एक तरफ अंतरिक्ष और एक तरफ कुपोषण, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। अब आपका एनालिसिस से क्या कहता है उस संबंध में, उस टॉपिक के संबंध में, यानी कि सबका तर्क होगा, सबका पक्ष और विपक्ष होगा। तो इस रूप में हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। इसे उतारें। मेरा एक विचार कह रहा है, विचार ये कह रहा है ना कि मैं करेंट अफेयर्स का एक सीरीज लाऊं, मतलब कि ऑनलाइन। करेंट अफेयर्स ऐसे नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कौन, ये करंट अफेयर्स नहीं। करंट अफेयर्स का वह वाले जो कि जैसे मान लो कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3, जैसे कि मान लो